बूढ़ी माँ की चिट्ठी। सुबह के 10 बजे थे। 70 वर्षीय कौसल्या जी 2 रोटियां और चाय लेकर अभी बैठी ही थी कि पड़ोसन आ गई। कैसी तबीयत है कौसल्या बहन? तो कौसल्या जी बोली, तबीयत का क्या है बहन, अब तो उम्र ही ऐसी है। जब तक जिंदगी है बीमारियां तो साए की तरह चिपकी ही रहेंगी। तो कौसल्या शहर में अपने बेटे बहू के पास क्यों नहीं चली जाती? भरा पूरा परिवार छोड़कर यहाँ अकेले रहने में क्या मजा है? तेरा बेटा तो अफसर है, खूब ठाठ से रखेगा तुझे। अरे बहन, गांव में मुझे कोई कष्ट थोड़ी है। सुबह सुबह 4 रोटियां सेक कर रख देती हूँ, सारा दिन आराम से कट जाता है। कोई सरदर्द नहीं, कोई परेशानी नहीं। बस एक ही उलझन है कि बैठे बैठे यह पहाड़ सा दिन कटने को नहीं आता। बैठे बैठे थक जाती हूँ तो लेट जाती हूँ। दिन भर यही सब चलता रहता है। फिर पड़ोसन सहानुभूति जताते हुए कौसल्या जी के साथ खाट पर बैठ गई और बोली, हाँ कौसल्या, जीवन की सबसे बड़ी उलझन तो यही है। जवानी में इंसान के पास काम इतना होता है कि वक्त नहीं मिलता, और बुढ़ापे में काम कुछ नहीं होता, वक्त ही वक्त रह जाता है। बेटा बहू अपनी दुनिया में रम जाते हैं और बूढ़े माँ बाप बैठकर बस मौत का इंतजार किया करते हैं। और उनमें से अगर एक भगवान को प्यारा हो जाए तो दूसरे का जीवन तो नर्क समान हो जाता है। अब देख, जब से रामलाल भाई गुजरे हैं तेरे चेहरे की हंसी कहीं गायब हो गई है। के लिए बेटे के घर घूम आओ, तेरा मन बदल जाएगा। हाँ बहन, सोचती तो मैं भी यही हूँ। कल रमन का फोन आया था, बता रहा था कि अगले हफ्ते आएगा। जब आएगा तो उससे कहूंगी कि मुझे अपने साथ ही ले चल। 4 दिनों बाद ही आ गया। बेटे को देखते ही बूढ़ी माँ की बाछी खिल उठी। अम्मा झट से अपने बेटे के लिए खाना बनाने लगी। बेटे की आने की खुशी में इतनी कि अम्मा कमजोरी और बीमारी सब भूल गई और रमन की मनपसंद पूरी भाजी बनाने लगी। लेकिन जब अम्मा भाजी बनाने लगी तो आंखें कमजोर होने के कारण मालूम ही न पड़ा कि कितना पानी डाल दिया। कहीं से मोटी, कहीं से पतली, और कांपते हाथों से जैसे ही तेल में तलने लगी तो तेल के छींटे हाथों पर आ गिरे और छाले पड़ गए। थोड़ा ठंडा पानी डालकर रमन ने माँ के हाथों को कुछ आराम दिया तो अम्मा अपराध भाव से बोली, क्या करूं बेटा, बुढ़ापे में हाथ पांव तो ठीक से काम नहीं कर पाते। अब तो आंखें भी धीरे धीरे जवाब देने लगी हैं। अपने लिए बनाकर गुजारा कर लेती हूँ, पर तेरे खाने लायक खाना तो मैं ना बना सकी। तो रमन बोला, क्या अम्मा, अच्छा भला तो बनाया है। कितने समय बाद तुम्हारे हाथ से पूरी भाजी खाई है, मजा ही आ गया। अम्मा का दिल रखने के लिए रमन ने कहा और आधा अधूरा पेट भर के ही उठ गया। फिर मन ही मन उसने तय कर लिया कि अब वो अपनी अम्मा को इस हालत में अकेला नहीं छोड़ सकता। ऐसा सोचते हुए उसने अम्मा को अपने साथ चलने को कहा तो अम्मा उसे मना न कर पाई और दूसरे ही दिन गांव वालों को अलविदा कहते हुए कौसल्या जी बड़े शौक से अपने बेटे के साथ शहर चली आई। बेटा बहू और पोता पोती के साथ बुढ़ापा सुख से कटेगा, यह सोच सोचकर कौसल्या जी स्वयं को भाग्यशाली महसूस कर रही थी। लेकिन जैसे ही कौसल्या जी बेटे के घर पहुंची, उन्हें इस बात का जल्दी ही एहसास हो गया कि उन्होंने शहर आकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। उन्हें देखते ही उनकी बहू कोमल का तो मुंह उतर गया। बड़े ही अनमने ढंग से उसने उनके पांव छुए। पोता पोती से मिलने का जोश भी वहीं खत्म हो गया। जब दोनों ने आकर नमस्ते की, औपचारिकता पूरी की और बिना कोई बात किए तुरंत खिसक गए। अपने बेटे के घर में ऐसा रूखा स्वागत पाकर कौसल्या जी हक्की बक्की खड़ी रह गई। उसी समय बहू की जोरदार आवाज सुनकर कांप सी गई। बहू काम वाली बाई से कह रही थी, पीछे वाले छोटे कमरे में से सारा कबाड़ का सामान बाहर निकाल दो और साफ सफाई करके अम्मा के लिए पलंग बिछा दो। बाथरूम पास में ही है तो अम्मा को तकलीफ नहीं होगी। फिर सोफे की तरफ इशारा करते हुए अम्मा को कहा, यहाँ बैठ जाओ अम्मा, चाय पियोगी? हैरान बैरान अम्मा ने हाँ में सर हिला दिया। थोड़ी देर पड़ी तो बाई चाय की ट्रे और नाश्ता लेकर अम्मा के पास आ गई। लीजिए अम्मा। कौसल्या जी इधर उधर देखते हुए बोली, कोई नजर नहीं आ रहा, सब लोग कहाँ गए? तो बाई ने बताया, साहब का तो पता नहीं, पर कोमल मैम साहब तो अपनी सहेली के साथ किटी पार्टी में गई हैं और बच्चे दोस्तों के साथ बाहर निकल गए हैं।
अकेले बैठकर उदास भाव से चाय के घूंट भरते हुए कौशल्या जी सोचने लगी, क्या मैं केवल इसी चाय की खातिर यहाँ आई थी? कौशल्या जी शहर में आ तो गई थी, लेकिन अकेलेपन का दंश हमेशा उन्हें डसता रहता। उन्हें हर पल उपेक्षा का अनुभव होता रहता था। हालांकि उनका बेटा रमन उनका ख्याल रखने की पूरी कोशिश करता, दिन में एक बार आकर उनका हाल चाल भी पूछ जाता, लेकिन उसके पास भी ज़्यादा समय नहीं होता था कि वह अपनी अम्मा के पास बैठ सके। कौशल्या जी के खाने पीने और कमरे के साफ सफाई का ख्याल काम वाली बाई ही रखती थी। पोता पोती को तो कोई उनसे मतलब ही नहीं था, और अगर रमन अपनी पत्नी कोमल को अम्मा का ख्याल रखने को कहता तो वह उल्टा उस पर ही भड़क पड़ती थी। अच्छी भली गांव में रह रही थी, क्या जरूरत थी उस मुसीबत को लाकर मेरे सिर पर बिठाने की? इसी बात पर अक्सर उनका झगड़ा हो जाता था। अब तो रमन ने उससे कुछ कहना ही छोड़ दिया था। ले देकर पूरे घर में एक काम वाली बाई ही थी जो कौशल्या जी के साथ थोड़ा हंस बोल लेती थी। वह एक दयालु महिला थी जो अम्मा जी के अकेलेपन को भली भांति समझ सकती थी। उनके पति की भी मृत्यु हो चुकी थी और अपने बच्चों का पेट पालने के लिए वह यहाँ नौकरी कर रही थी। काम करते हुए कभी अपना हाल चाल बांट लेती थी तो कभी अम्मा जी का हाल चाल सुन लेती थी। उसके साथ अम्मा जी का भी दिल लगा रहता था, लेकिन कोमल को उनकी यह बात भी नापसंद थी। अक्सर नाक भौं सिकोड़ती हुई ऊंची आवाज में उन्हें सुनाती, जैसा स्टैंडर्ड है वैसे ही लोगों के साथ ही तो बातें करेंगी। बातें करने के लिए अब काम वाली बाई ही मिली थी इन्हें। ना जाने कहाँ से इस गंवार को लाकर यहाँ बिठा दिया। बहू की यह बातें अम्मा के दिल में तीर सी चुभती, लेकिन फिर भी अपमान के कड़वे घूंट को चुप करके पी जाती, किसी से कुछ न कहती। एक दिन जब काम वाली बाई सुनैना काम पर नहीं आई तो अम्मा बेचैन हो उठी। आखिर उसके अलावा और कौन था उनके पास हंसने बतियाने वाला? वह दिन अम्मा ने बड़ी मुश्किल से गुजारा। जब अगले दिन सुनैना काम पर आई तो अम्मा ने ना आने का कारण पूछा ही उसकी आंखों से आंसू छलकने लगे और रोते हुए बोली, कल मेरे बच्चे को गंभीर चोट आ गई तो अस्पताल में दाखिल करवाया था। डॉक्टर साहब ने बहुत खर्चा बता दिया है, इतना तो मेरे पास भी नहीं, समझ नहीं आता क्या करूं। उसकी बात सुनकर अम्मा को उस पर दया आ गई। अगले दिन सुबह जब उनका बेटा रमन ऑफिस जाने से पहले उनसे मिलने आया तो अम्मा ने बाई की मदद करने के लिए उससे कुछ पैसे मांगे। तो रमन बोला, अम्मा मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है, मैं कोमल से कह देता हूँ, वह आपको पैसे दे देगी। इतना कहकर रमन चला गया। अभी थोड़ी देर ही हुई थी कि उनकी बहू कोमल पैर पटकते हुए कमरे में आ गई। क्यों अम्मा, हमने कौन सी कमी छोड़ दी थी जो आपको पैसों की जरूरत आन पड़ी? लेकिन जैसे ही अम्मा जी ने काम वाली बाई की बात की तो कोमल भड़क उठी। हाँ, बड़ी जायदाद छोड़कर गए हैं बाबूजी हम लोगों के लिए, जो अब काम वाली बाई पर लुटानी बाकी रह गई थी। और वैसे भी काम वाली बाई हर महीने अपनी तनख्वाह लेती है, उससे ज़्यादा मैं किसी को 1 रुपया भी फालतू नहीं देने दूंगी। और अम्मा आप कान खोलकर सुन लीजिए, अपने काम से मतलब रखा कीजिए, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। इस बात पर कोमल ने अपनी बाई सुनैना को भी खूब फटकार लगाई। बहू का यह रूप देखकर अम्मा तो जैसे पत्थर की तरह जड़ होकर अपनी कुर्सी पर बैठी रह गई। अम्मा जब से आई थी तब से कोमल की आंखों में खटक रही थी। अक्सर वह अपने पति से भी कहती थी कि अम्मा को यहाँ पर अच्छा नहीं लगता, यही ठीक होगा कि आप उन्हें गांव वापस छोड़ दो ताकि वह वहाँ अपने हम उम्र लोगों के साथ समय बिता सके। लेकिन रमन अपनी माँ को छोड़ना नहीं चाहता था। एक दिन जब रमन अपने ऑफिस से घर लौटा तो कोमल को नोटों की गड्डी देते हुए बोला, कोमल यह संभाल कर रख लो, पूरे 20,000 हैं। कोमल ने अपनी अलमारी में वह पैसे रखे और अलमारी को बिना ताला लगाए चली गई। अगले ही दिन घर में जैसे हंगामा सा हो गया। जब रमन ने अपनी पत्नी से पैसे मांगे तो कोमल बोली, मैंने तो पैसे अलमारी में ही रखे थे, लेकिन अब मुझे वह पैसे मिल नहीं रहे हैं। फिर रमन बोला, अरे तुमने कहीं और रखे होंगे, जरा ध्यान से देखो, आखिर पैसे गए तो गए कहाँ? तो कोमल ने तिरछी नज़र से अम्मा की ओर देखते हुए कहा, बच्चे तो पैसे उठाने से रहे, अब हम दोनों के अलावा तो एक ही जन बचता है इस घर में
जो पैसे उठा सकता है। और वैसे भी कुछ दिनों पहले तुम्हारी अम्मा काम वाली को देने के लिए तुमसे पैसे भी मांग रही थी। कोमल की यह बातें सुनकर रमन को बहुत गुस्सा आया और चिल्लाते हुए बोला, कोमल, तुम अपनी हद पार कर रही हो। तुम मेरी माँ के बारे में ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? माँ भला अपने ही घर में पैसों की चोरी क्यों करेगी? और वैसे भी सब मेरा उनका ही है। रमन बहुत परेशान था कि आखिर पैसे गायब कहाँ हो सकते हैं। उन दोनों ने पूरा घर छान मारा लेकिन पैसे नहीं मिले। तभी कोमल बोली, रमन, एक बार मेरी बात मानो और अपनी माँ के कमरे की तलाशी लो। मुझे तो लगता है कि पैसे वहीं से मिलेंगे। अगर तुम तलाशी नहीं लेते तो मैं लूँगी, लेकिन चोर बचकर नहीं जाएगा। इतना कहते हुए कोमल अम्मा जी के कमरे में घुस गई तो अम्मा बोली, बहू, यह तुम क्या कह रही हो? मेरा यह सारा सामान यहाँ वहाँ क्यों फेंक रही हो? तो कोमल ने कहा, अम्मा जी, आज तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाने दो। ऐसा कहते हुए कोमल ने अम्मा का संदूक खोला और सारे कपड़े जमीन पर फेंक दिए। उसी समय नोटों की 2 गड्डियां भी निकल आईं। यह देखते ही रमन चौंक गया और बौखलाते हुए बोला, माँ, मैं सपने में भी नहीं सोच सकता था कि तुम यह हरकत करोगी। अगर पैसों की इतनी ही जरूरत थी तो मुझे बोल दिया होता। फिर कोमल बोली, ये क्या, यहाँ तो केवल 10,000 पड़े हैं। मुझे लगता है बाकी का 10,000 काम वाली को दे चुकी है तुम्हारी माँ। तभी सुनैना बोली, नहीं मैम साहब, हम गरीब जरूर हैं लेकिन चोर नहीं। उनके लाख कहने पर भी कोमल नहीं मानी और उसे काम से निकाल दिया। रमन अपनी नजरें झुकाए ऑफिस के लिए निकल गया और बूढ़ी अम्मा मन ही मन रोती रही। खुद से आंख मिलाने में भी उससे शर्म आ रही थी और फिर सोचने लगी, इतना बड़ा कलंक आज बहू ने मेरे माथे पर लगा दिया और मेरा वह बेटा जिसे पाल पोस कर बड़ा करने में मैंने अपनी सारी जिंदगी लगा दी, उस बेटे ने मुझ पर लगा चोरी का इल्जाम भी चुपचाप स्वीकार कर लिया। बूढ़ी अम्मा की आत्मा चीख उठी थी। दिल में तूफान उठ रहा था लेकिन ऊपर से वह बिल्कुल चुप थी। कभी कभी रमन के भी दिमाग में आता कि उसकी माँ ऐसा नहीं कर सकती। वह अपनी पत्नी को भी यह बात समझाना चाहता था। एक आध बार उसने कोमल से दबी आवाज में इस बारे में बात भी की, लेकिन कोमल कहाँ मानने वाली थी। फिर एक दिन कोमल ने कहा, रमन, बुरा न मानो तो एक बात कहूँ, अब मेरा तुम्हारी माँ के साथ गुजारा नहीं होगा। मैं तो कहती हूँ कि तुम उन्हें गांव वापस छोड़ाओ ताकि वह भी खुश रहें और हम लोग भी। फिर रमन बोला, कोमल, तुम पागल हो गई हो क्या? गांव में मुझे सब बड़े अफसर के नाम से जानते हैं और अगर मैं अपनी बूढ़ी माँ को ऐसी हालत में गांव में अकेले छोड़कर आऊँगा तो मेरी कितनी बदनामी होगी। सब मुझ पर थू थू करेंगे और वैसे भी अम्मा की जो हालत है उन्हें अकेला छोड़ना बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। फिर कोमल ने कहा, तो ठीक है, गांव में नहीं छोड़ सकते तो अम्मा को वृद्धाश्रम छोड़ाओ, लेकिन मैं अब उनके साथ नहीं रह सकती। उनके साथ रहकर हमारे बच्चों पर क्या असर पड़ेगा? बस फिर क्या था, अगले दिन रमन अपनी माँ के कपड़े पैक करते हुए बोला, माँ, मेरी एक वृद्धाश्रम में बात हो चुकी है। कल सुबह मैं आपको वृद्धाश्रम में छोड़ आऊँगा। अब आप वृद्धाश्रम में ही रहेंगी। रमन ने देखा तो अम्मा की आंखें रो रो कर लाल हो चुकी थी और केवल इतना ही बोलती जा रही थी, बेटा, मुझे नहीं पता कि तेरे पैसे मेरे संदूक में कैसे आ गए। वृद्धाश्रम जाते समय पूरा रास्ता अम्मा बस यही बोलती रही कि बेटा, मेरी कोई गलती नहीं है। मैं वृद्धाश्रम नहीं जाना चाहती। मैं घर के किसी कोने में ही पड़ी रहूंगी, किसी से कुछ नहीं कहूंगी। तेरे बाबूजी के जाने के बाद तू ही तो मेरा केवल एक सहारा है। अब तू भी मुझे ऐसे छोड़ देगा तो मैं कैसे जीऊंगी बेटा? अम्मा गिड़गिड़ाती रह गई, लेकिन रमन ने अपनी पत्नी की बातों में आकर माँ को वृद्धाश्रम में छोड़ दिया और वापस कभी पलट कर भी नहीं देखा। वापस आकर रमन अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में व्यस्त हो गया और अम्मा को वृद्धाश्रम भेजकर कोमल के कलेजे को भी ठंडक पहुंच गई थी। आज अम्मा को वृद्धाश्रम पहुंचे पूरे 2 महीने हो चुके थे। इस दौरान अम्मा ने रमन से फोन पर बात करने की 2 बार कोशिश की, परंतु दोनों ही बार कोमल ने फोन उठाया और यह कहकर फोन काट दिया कि किसी काम से बाहर गए हैं। आज ऑफिस जाने को रमन तैयार ही हुआ था कि तभी उसके पास फोन आया।
मिस्टर रमन, आपकी माताजी की मृत्यु हो चुकी है। माँ की मृत्यु की खबर सुनकर रमन स्तब्ध रह गया और तुरंत वृद्धाश्रम के लिए निकल पड़ा। जैसे ही रमन अपनी पत्नी के साथ वृद्धाश्रम पहुंचा तो अम्मा के मृत शरीर को जमीन पर लिटाया जा रहा था, लेकिन रमन ने देखा कि मृत होते हुए भी उसकी माँ दोनों हाथों में एक तस्वीर को अपने सीने से चिपकाए हुए थी और माँ की दोनों बाजुएं ऐसे ही अकड़ चुकी थी। फिर एक बूढ़ी महिला रमन के पास आई और बोली, क्या तुम ही इस बदनसीब माँ के बेटे हो? तो रमन ने हाँ में सर हिला दिया। फिर वो बोली, बेटा, तुम्हारी माँ जब से यहाँ आई थी तब से गुमसुम सी रहती थी, बस तुम्हारी तस्वीर को सीने से लगाए कुर्सी पर बैठी रहती थी और दिन रात तुम्हारा इंतजार करती रहती थी। लेकिन फिर यह बूढ़ी औरत अपने आंसू पोंछते हुए बोली, हाँ, एक भली औरत अपने बेटे को साथ लेकर जरूर उनसे मिलने आती थी। उसे देखते ही तुम्हारी माँ के चेहरे पर खुशी आ जाती थी। अक्सर तुम्हारी माँ के लिए वह अपने घर से खाना बना कर लाती थी और बड़े स्नेह के साथ अपने हाथों से खिलाती थी। लेकिन उसके जाते ही वह फिर से गम के गहरे समंदर में गोते खाने लगती थी। किसी औरत और उसके बेटे का नाम सुनकर रमन चौंक गया कि आखिर वह औरत कौन थी। फिर वो वृद्ध महिला बोली, अकेले बैठकर आंसू बहाती हुई केवल एक ही बात कहती थी, मेरा कोई कसूर नहीं है, मेरी कोई गलती नहीं है। कल रात को भी वह इसी तरह बैठी थी और जब मैं सुबह उठी तब भी वह ऐसे ही बैठी हुई थी। जैसे ही मैंने जाकर तुम्हारी माँ को थोड़ा हिलाया तो उसी समय तुम्हारी माँ कुर्सी से नीचे गिर गई। मैंने वृद्धाश्रम के संचालक को सूचना दी तो डॉक्टर को बुलवाया गया। जांच करवाई तो पता चला कि तुम्हारी माँ इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी थी। तभी उस वृद्ध महिला ने रमन को एक चिट्ठी पकड़ाई और बोली, बेटा, यह पत्र तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए लिखा था। इसमें तुम्हारी माँ ने अपनी आखिरी इच्छा व्यक्त की है। रमन अपनी अम्मा की लिखी आखिरी चिट्ठी पढ़ने लगा, लेकिन उस चिट्ठी में जो कुछ लिखा था पढ़ते ही रमन को एक गहरा झटका लगा। एक ओर उसे अपनी माँ के साथ किए गए व्यवहार पर शर्म आ रही थी तो दूसरी ओर उसकी आंखें अंगारे उगलने लगी थी। वो पत्र पढ़कर रमन अपनी माँ की मृत देह से लिपटकर जोर जोर से रोने लगा और चिल्लाने लगा, अम्मा, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने कभी आपकी बात नहीं सुनी, कभी आपको समय नहीं दिया और आज मुझे समझ में आया कि मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल की थी। उसके बाद अम्मा के मृत शरीर को अंतिम संस्कार के लिए लेकर जाया गया। बड़े दुखी मन से रमन ने अपनी माँ का अंतिम संस्कार किया और लगातार आंसू बहाते हुए अपने घर को लौट आया। रमन की पत्नी को यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर चिट्ठी पढ़ते ही अचानक रमन को क्या हो गया था, वो ऐसा व्यवहार क्यों करने लगा था। कोमल ने रमन के आंसू पोंछते हुए कहा, रमन, खुद को संभालो, मरकर कोई वापस नहीं आता और इस सच को बदला नहीं जा सकता। तभी रमन गुस्से से कोमल को देखने लगा और उसका हाथ झिड़कते हुए बोला, मैं जानता हूँ कि मेरी माँ इस दुनिया में नहीं रही और मैं चाह कर भी उनसे नहीं मिल सकता, लेकिन जब वह इस दुनिया में थी, उन्हें मेरे साथ की ज़रूरत थी, वह मुझसे बातें करना चाहती थी, तब भी मैं उन्हें समय नहीं दे पाया और यह सब केवल तुम्हारे कारण ही हुआ है। तुमने मेरी माँ के खिलाफ ऐसी साजिश रची और मेरी माँ के प्रति मेरे मन में इतना जहर घोल दिया कि ना चाहते हुए भी मैंने उन्हें खुद से दूर कर दिया। अपने अंतिम समय तक वह बस एक ही बात कहती रही कि उन्होंने कोई गलती नहीं की है, उनका कोई कसूर नहीं है, लेकिन मैंने उनकी एक बात नहीं सुनी। मैंने विश्वास किया तो सिर्फ तुम पर, और तुमने मुझे कितना बड़ा धोखा दिया। रमन के मुंह से यह बातें सुनकर कोमल हैरान रह गई। उसी समय रमन ने कोमल की माँ को फोन लगाया और बोला, जल्दी से आइए और ले जाइए अपनी बेटी को, मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तभी कोमल जोर से चिल्लाई, रमन, तुम मेरे साथ में ऐसा कैसे बोल सकते हो और मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हो? बताते क्यों नहीं? बस थोड़ी देर और, अभी तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। थोड़ी ही देर में कोमल की माँ अपने बेटा बहू को साथ लेकर तमतमाते हुए उसके घर आ गई। फिर उसकी माँ गुस्से से बोली, आखिर तुमने मेरी बेटी को समझ क्या रखा है? तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई उसके बारे में ऐसा बोलने की? क्या तुम्हें नहीं मालूम कि मैं क्या क्या कर सकती हूँ? उसी समय रमन चिल्लाया,
जो आप लोगों के बस में हो वह आप करो, लेकिन अब यह औरत मेरे घर में नहीं रहेगी। आप जानते भी हैं कि आपकी बेटी ने किया क्या है। रमन की गुस्से भरी जोरदार आवाज सुनकर कोमल की माँ थोड़ी शांत होते हुए बोली, लेकिन बेटा ऐसा भी क्या कर दिया कोमल ने कि तुम उसे घर से ही निकाल रहे हो। सासू माँ, अगर मेरी बात का इतना ही गुस्सा आ रहा है तो अपनी बेटी से ही क्यों नहीं पूछ लेती। तभी उन्होंने अपनी बेटी की ओर देखा जो सबसे नजरें चुराकर इधर उधर देख रही थी। फिर रमन बोला, ठीक है, अगर यह नहीं बताती तो मैं बताता हूँ कि आखिर उसने किया क्या है। दरअसल आपकी बेटी की आंखों में मेरी माँ शुरू से ही खटकती रहती थी। इतने समय तक मैं अपनी माँ से अलग रहा तो केवल आपकी बेटी की वजह से, और जब उनको वृद्धावस्था में मैं उन्हें अपने घर लेकर आया तो आपकी बेटी ने ऐसी घिनौनी चाल चली जिसके लिए मैं तो क्या भगवान भी कभी उसे माफ नहीं करेगा। ऐसा कहते हुए रमन ने अपनी सास को अपनी माँ का लिखा हुआ वह पत्र दिखाया और कहा, यह पत्र मेरी माँ ने अपने अंतिम समय में लिखा था, जिसमें उन्होंने अपने दिल की एक एक बात कही थी। पत्र में लिखा है, मेरे प्यारे बेटे रमन, सदा खुश रहो। बेटा, जीते जी तो तुमने मेरी एक भी बात नहीं सुनी, लेकिन मुझे विश्वास है कि मेरे मरने के बाद जब तुम मेरा यह खत पढ़ोगे तो तुम्हें मेरी बात पर विश्वास होगा। दरअसल जिस दिन मैं तुम्हारे घर आई थी उसी दिन से तुम्हारी पत्नी ने मुझसे सही ढंग से बात नहीं की थी। बात करना तो दूर, वह तो आए दिन मुझे ताने ही सुनाती थी। जब मैंने काम वाली बाई को देने के लिए तुमसे कुछ पैसे मांगे और तुम बहू को यह जिम्मेदारी देकर ऑफिस के लिए चले गए तो बहू ने मुझे जो खरी खोटी सुनाई उसे मैं बयां नहीं कर सकती, लेकिन मुझे एक मजबूर विधवा माँ के लाचारी पर दया आ रही थी, इसलिए मैंने उसे अपनी सोने की अंगूठी दे दी ताकि उसे बेचकर वो अपने बच्चे का इलाज करवा सके। लेकिन वह इतनी स्वाभिमानी महिला निकली कि मेरा कर्ज चुकाने के लिए उसने दिन रात मेहनत की और पैसे इकट्ठे किए। जैसे ही उसे पता चला कि तुम लोगों ने मुझे वृद्धाश्रम में भेज दिया है, वह मेरा कर्ज चुकाने के लिए यहाँ तक चली आई। अरे वह तो मुझे अपने साथ अपने घर ले जाना चाहती थी, लेकिन मैं ही यह कहकर मना कर दिया कि एक दिन मेरा बेटा रमन मुझे लेने जरूर आएगा। बेटा, जिस दिन तुम्हारे पैसे गायब हुए थे उससे एक दिन पहले तुम्हारे ऑफिस जाने के बाद कोमल मेरे पास आई और कहने लगी, अम्मा, यूँ बैठे बैठे तो हड्डियाँ जाम हो जाएंगी, शरीर को थोड़ा चलाते रहना चाहिए। और ऐसा कहते हुए उसने सुनैना के साथ मुझे पार्क में टहलने के लिए भेज दिया था। लेकिन मैं इतना भी नहीं समझ पाई कि जो बहू मुझसे बात तक करने को तैयार नहीं थी उसे आज मेरी चिंता कैसे होने लगी। वह मुझसे इतनी मीठी मीठी बातें क्यों कर रही थी। मुझे नहीं पता था कि बहू मेरे खिलाफ ऐसी चाल भी चल सकती है कि मेरे जाने के बाद तुम्हारे पैसे मेरे संदूक में रखकर मुझ पर और अपनी काम वाली बाई पर ही चोरी का इल्जाम लगा देगी। रोने लगा और फिर बोला, सासू माँ, यह तो मैं जानता था कि आपकी बेटी मेरी माँ को पसंद नहीं करती, लेकिन उनसे छुटकारा पाने के लिए इतनी नीच हरकत पर उतर आएगी यह मैं नहीं जानता था। तभी कोमल की माँ बोली, नहीं, मेरी बेटी ऐसा नहीं कर सकती। तो रमन ने कहा, सासू माँ, यह बात बिल्कुल सच है और यह उस दिन की बात है जब आपने अपनी बेटी को सोने की चैन दी थी। सोने की चैन का नाम सुनते ही कोमल की माँ बोली, नहीं बेटा, मैंने तो कोमल को कोई सोने की चैन नहीं दी। फिर रमन ने कहा, अच्छा पूछिए अपनी बेटी से, उसने तो मुझे अपनी नई सोने की चैन दिखाते हुए यही कहा था कि यह चैन मेरी माँ ने दी है। इतनी बात सुनते ही कोमल के पसीने छूटने लगे। फिर रमन ने कहा, सच सच बताओ कोमल, वह चैन तुमने उसी पैसों से खरीदी थी ना जो गायब हुए थे। यह सुनकर कोमल के भाई भाभी बड़ी हैरानी से उसकी ओर देखने लगे। सबकी नजरें कोमल पर थी, लेकिन कोमल नजरें झुकाए चुपचाप खड़ी रही। फिर कोमल की माँ आगे बढ़ी और गुस्से में उसके मुंह पर 2 तमाचे मार दिए। फिर रमन ने कहा, मैं ही बेवकूफ़ था जो अपनी माँ की एक बात नहीं सुनी। मैं तो तुम्हारे प्यार में इतना अंधा हो चुका था कि मुझे और कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था। इतना भी नहीं सोच पाया कि अम्मा के 2 संदूक थे, और तुम्हें कैसे पता चला कि उन्होंने किस संदूक में और कहाँ पैसे छुपाए हैं, जो संदूक खोलते ही तुमने पैसे निकाल दिए।
फिर रमन ने पत्र पढ़ते हुए कहा कि मेरी माँ ने अपनी आखिरी इच्छा लिखते हुए कहा है कि उनका गांव वाला मकान काम वाली बाई सुनैना के नाम पर कर दिया जाए, ताकि अंतिम समय में जो उसने मेरी माँ की सेवा की है मैं उसका कर्ज चुका सकूं। और अंत में उन्होंने लिखा है कि इस पत्र को लिखने का उनका उद्देश्य किसी को गुनहगार साबित करना नहीं था, बल्कि खुद को बेगुनाह साबित करना था। और वह चाहती हैं कि मैं अपने परिवार के साथ खुशी खुशी अपना जीवन बिताऊं, तभी उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। मन फूट फूट कर रोने लगा और यह कहते हुए जमीन पर बैठ गया कि अगर मैंने अपनी माँ को ना छोड़ा होता तो आज वह मेरे सामने सही सलामत होती। काश मैंने एक बार उनकी बात पर भरोसा किया होता। देखकर कोमल की माँ की आंखों में भी आंसू आ गए और बोली, ऐसी बेटी से अच्छा होता मेरी कोई औलाद ही ना होती। तभी उसका भाई गुस्से से बोला, ऐसी घटिया हरकत करने से पहले तूने एक बार भी नहीं सोचा कि अगर मैं और तेरी भाभी माँ के साथ यही सब करें तो तुझे कैसा लगेगा। एक और तेरी सास थी जिसने एक गरीब की मदद करने के लिए अपनी सोने की अंगूठी दे दी, वहीं दूसरी ओर तुम हो जिसने एक सोने की चैन खरीदने के लिए और अपनी सास से छुटकारा पाने के लिए ऐसी घटिया हरकत की। फिर रमन को हौसला देते हुए उसकी सास बोली, बेटा मैं समझ सकती हूँ कि तुम पर क्या गुजर रही होगी और जो तुम्हारी माँ के साथ बीता है वह सब भूलना तुम्हारे लिए बिल्कुल भी आसान नहीं है, लेकिन मैं तुमसे प्रार्थना करती हूँ कि मेरी बेटी को एक मौका दे दो। और तुम्हारी माँ की भी तो यही इच्छा थी कि तुम अपनी पत्नी और बच्चों के साथ खुशी खुशी रहो। आज कोमल को जो पछतावा हो रहा था कि आखिर क्यों उसने खुद से अपनी गृहस्थी में आग लगा दी, क्यों उसने अपनी सास के साथ इतना गलत व्यवहार किया जिसके कारण उन्होंने इतना दुख सहा। अंतिम समय में अम्मा की सेवा करके सुनैना ने उन पर जो उपकार किया था उसे मानते हुए रमन ने माँ का गांव वाला मकान सुनैना के नाम पर कर दिया। अपनी माँ की आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए रमन ने कोमल को घर में रख तो लिया, लेकिन कभी उसे माफ न कर पाया। कोमल पूरी कोशिश कर रही थी कि रमन के दिल में वापस अपनी जगह बना सके, लेकिन शायद अब यह संभव नहीं था। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।